घबराना नहीं, नाश्ता वक्त पे कर लेना और कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वैसे तो अभी मेरे सिर्फ 3 दोस्तों को ही मालूम है कि निकाह कर चुका हूँ तुमसे, क्योंकि वो गवाह के तौर पर शामिल थे, मगर इन्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम इस वक्त कहाँ होगी। फिर भी मेरा ये दिल बहुत शिद्दत पसंद है तुम्हारे मामले में। क्या करूँ, मजबूर हूँ, इसके आगे और ये तुम्हारे आगे। वो इसे अपने हिसार में लिए दरवाजे पर पहुँचा तो इसे हदायत देता अपनी कमज़ोरी भी बताने लगा। रुमैसा खामोश सी सुनते रही। आखिर में इसने सर हिला दिया तो हादी हंस पड़ा। तुम इतनी गुमसुम रहोगी रोमी, तो मैं जान ही सकूँगा जान। बेबसी से इसके उतरे चेहरे को देखता बोला तो रुमैसा ने अपनी भीगी पलकें उठाईं। हादी ने तड़प कर इसका सर सीने से लगाया। मुझे अकेले डर लगेगा, वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचते हुए बोली। हादी ने बेबसी से आंखें मीच कर इसकी पुश्त सहलाई। मुझे अपने दिल के करीब महसूस करो, फिर देखना डर कैसे भागता है, और मैं जल्द ही काम निपटा कर लौट आऊँगा, ओके। इसका चेहरा साफ करते मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुआ रोमी ने अपनी सुर्ख आंखें उठाईं। पक्का? बिल्कुल पक्का हार्ट बीट। इसे चूमता वो इससे अलग हुआ। अब रोना नहीं प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होगी। इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते हुए बोला, फ़ी अमानिल्लाह। फिर वो चला गया। रुमैसा बमुश्किल आंखें झपकते दरवाज़ा लॉक करके रूम में आई। इसका वहाँ पड़ा कोट उठाकर सीने से लगाती बेड पर गिर कर रोने लगी। एक सहारा मिलता है तो दूसरा छिन जाता है, रोती अपनी माँ को याद करती हुई बुड़बुड़ाई। वो फवाद साहब की चेहरे की खुशी देखकर ही समझ गया कि इन्हें लग रहा है कि मैं हानिया के करीब रहकर उनके मकसद को पूरा कर रहा हूँ। या अल्लाह, इतनी दौलत की लालच किसी को भी मत देना। वो अपने बाप की आंखों में मुस्तकबिल के हसीन सितारे देखकर उकता गया था। फ्रेश होकर बगैर उनसे बात किए ऑफिस चला गया। वहाँ इसके लिए रखा पेंडिंग वर्क देखकर उसका दिल फटने लगा। रोमी, दिल तो मेरा भी करता है शिकवे के लिए, पर मैं ठहरा एक मर्द, कुछ कहूँगा तो बुज़दिल कहलाऊँगा। ख़ुद कलामी करता लैपटॉप ऑन करके काम में मसरूफ़ हो गया। फिर इसे दोपहर का खाना तो दो, रात का डिनर भी याद नहीं रहा, क्योंकि इसका बाप इसे हार्ड वर्कर बनाने के लिए हमेशा सर पे सवार रहता था। कुछ दिन में टेंडर मलिक इंडस्ट्री पहुंचाया जाएगा, तुम यहीं रहना हानिया के साथ। बेशक इसे डेट पर ले जाना, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारो। फवाद साहब इसे समझाते हुए बोले। फवाद साहब की बात पर इसने हैरत से देखा। जाना तो था इसे रोमी के पास, उनकी हदायत पर सर इस बात में हिला दिया। रात के 12 बजे के करीब वो कमर सीधी करने के लिए लेटा तो मोबाइल उठाकर धड़कते दिल से रोमी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल पिक ना करने पर इसका दिल तड़प कर रह गया। या अल्लाह रहम, इसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। वो दुआ मांगता वापस चेयर पर बैठा एक फ़ाइल उठा ली। सामने पड़े लैपटॉप में इस फाइल में दर्ज डिटेल्स को सेव करने लगा। दिन का उजाला ढला तो रात की स्याह चादर चारों तरफ फैल गई। इस तारीकी में सफ़ेद लबादा ओढ़कर चलने वाले, ख़ुद को फरिश्ता सिफ्त का खिताब दिलवाने वाले भेड़िए दिन में मुल्क के खैरखा, और इस रात की स्याही में स्याह लबादा ओढ़कर दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह चाटते इसकी जड़ें खोखली कर रहे थे। स्याह भेड़िए बनकर हैवानों से हाथ मिलाते एक ही वक्त में 2 तरह के रूप लिए बैठे थे। एक वो जो सुबह के उजाले में मुल्क का सबसे बड़ा खैरखा, दूसरा वो जो रात के अंधेरे में शैतान बन जाता था। ये फार्म हाउस आबादी से दूर निस्बतन सुनसान इलाके में था, जिसके साथ ही वो एक बड़ा सा गोदाम था जहां आहिस्ता आहिस्ता असलहा जमा होता रहता, फिर वहां से ट्रक में भरकर रातों रात शिप में कहीं रवाना किया जाता था। चंद लोगों के ग्रोह पर मुश्तमिल इनके काम की रफ्तार बहुत तेज़ थी। यह असलहा 2 जगहों पर पहुंचाया जाता था, एक गैर ममालिक में, दूसरा दहशत गर्दों में। मगर इसकी स्मगलिंग का इनका रास्ता एक ही था, और वो था बहरी रास्ता, जहाँ से इस गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग इस कदर सफाई से होती जैसे किसी गैबी मखलूक का काम हो। और यहाँ से बहजाद ने अंदाज़ा लगाया कि इस बड़े पैमाने पर नहायत राजदारी मुनज़्ज़म तरीके से होने वाला ये काम सिर्फ होम मिनिस्टर का तो नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ दूसरी बैरूनी ताकतें भी इसमें शामिल होंगी। जब वो हारिस साहब के साथ यहाँ पहुँचा तो वहाँ कमिश्नर और बिजनेसमैन फवाद चौहान को देखकर हैरान रह गया। उन्होंने इसका सरसरी सा वेलकम किया। इन दोनों के अंदाज से इसे जल्दी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि वो सिर्फ हारिस साहब की वजह से इस स्मगलिंग का हिस्सा बना है, वरना इससे कोई भी यहाँ मुतमईन नहीं था। कमिश्नर को तो वो जानता था, जब हारिस साहब को इसने हादसे से बचाया था तब अस्पताल में कैसे उल्टे सीधे सवालात से इसे जिच कर रहा था। बाकी एसपी ज़ुबैर से इसकी मुलाकात, जिसमें इसने पहला निशाना इसके स्याह मुँह को बनाया था, बहजाद का ही दूसरा चक्कर था। एक असलहे से भरा ट्रक पहुंचाने वो एसपी ज़ुबैर के साथ गया था। एसपी की इत्तला के मुताबिक जहां वो ट्रक पहुंचाकर आए थे वो दुनिया की हाई लेवल दहशतगर्द थे, जिन्हें हर 2 माह बाद एक असलहा से भरा ट्रक पहुंचाया जाता था।
हाँ, ये वही SP ज़ुबैर था जो शायद हसद में इसकी जान लेने की पूरी कोशिश कर चुका था। behzad ने इसे देखकर हारिस साहब से पूछा तो उन्होंने कहा वो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट था जिसमें तुम्हें मैं पहले बता चुका हूँ। ये सुनकर वो खामोश हो गया। वैसे भी वो कौन सा डर गया था। इसे तो बर हारिस साहब की फ़िक्र थी उनके सफ़ेद कपड़ों पर स्याह धब्बा ना लग जाए। बाकी वो तो था ही सड़क छाप लोफर, अगर इस पर 1000 दाग भी लग जाते तो खैर थी। वो अपनी बाइक पर बैठा सामने ट्रक में भरते असलहा को देख रहा था। जिस तरह मुश्किल वक्त में हारिस साहब ने पैसे देकर behzad का साथ दिया था वो इनका बहुत मशकूर था। मौलवी साहब का ऑपरेशन कामयाबी से हो गया था और इनके दवाओं घर के खर्च के बाद जो पैसे बचे, इससे behzad ने उनके बेटे को गली में एक जगह लेकर वहाँ इसे छोटी सी दुकान खुलवा दी थी, जिससे इतना हो जाता था कि वो अपना घर इज्जत के साथ चला सकें। मौलवी साहब और इनकी बेगम ने इसे बहुत दुआएं दी, बल्कि इसका दोस्त अनवर तो बेहियारे बेहियारे कह कह कर उसके सदके ले रहा था। behzad इसकी हरकत पे कहकहा लगा देता, पर इन खोखले कहकहों के अंदर छुपे ज़ख्म तो वो खुद ही जानता था। क्या हाल होगा अब इसका। किस राह का मुसाफिर बन गया था वो। इस राह पर पहला कदम रखते इसने खुद को बहुत कोसा, मगर फिर यहाँ इसके पास मजबूत दलील थी। अगर मौलवी की जगह इसका बाप भी होता, शायद इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए वो कुछ भी कर जाता। तो क्या तपती धूप में सर पर साया बनने वाले मौलवी के लिए वो कुछ ना करता। यहाँ आकर इसका दिल मुतमईन हो जाता। वैसे भी तो इसे सिर्फ एक डायमंड रिंग ही लेनी थी, फिर वो अपनी मैडम की उंगली में वो रिंग पहना कर अपने सर से उसका हाथ मांगेगा, और फिर यहाँ आकर एक बड़ा सा दर्दनाक इम्तहान होगा, वो जानता था। हारिस साहब इसकी स्याह चमकती आंखों पर सरसरी सी नज़र डालकर फवाद और कमिश्नर से बातों में मशगूल हो गए। इतनी ख़तरनाक कलाबाजियाँ कहाँ से सीखीं। SP ज़ुबैर हाथ में स्टिक घुमाते इसके पास आए। इसके लंबे बालों वाली पोनी घनी दाढ़ी मूँछों पर नज़र डाली। सियाह स्लीवलेस बनियान पहने चौड़े सीने से चिपकी हुई थी। इसने पुरानी सी ब्लू पैंट के साथ पुराने शूज़ पहने हुए थे। इसके मजबूत मसल्स इसकी सफ़ेद रंगत की वजह से चमक रहे थे, जिनसे SP मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सका। टैलेंट, अंदर का हुनर, बाजी, शतरंज, और शतरंज को देखकर खिलाड़ी खुद मैदान में आ जाता है। इसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ सीखा नहीं जाता, बस खेल को देखकर खेला जाता है। वो ज़ुमाइनी लहजे में बोला। ज़ुबैर ने एक बार फिर गहरी नज़रों से सर से पाँव तक इसे देखा। इसकी आंखें स्याह चमकीली सी थीं। वो इंसान था या फरेब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ तुम्हें लाया नहीं गया, इस शतरंज के खेल में तुम खुद आए हो? इसने तमस्खुर से पूछा। नज़र की बात है, वो कहकर हारिस साहब की तरफ देखने लगा। इंटरेस्टिंग। वो हंसा जैसे इसका मजाक बनाया हो। वैसे ये तुम हर 20 सेकंड के वक्फे के बाद पलके क्यों झपक रहे हो? इसने जैसे behzad को घूरा। दिमाग अच्छा है तुम्हारे पास, पर यहाँ वक्फा 20 का नहीं 30 का है। वो मुस्कुराया। ये इतना वक्फा किस खुशी में ले रहे हो? गुस्से से पूछने लगा। अब की बार इसके लहजे के तीखेपन पर behzad ने नागवारी से इसे देखा। इस खेल में आने से पहले मैं बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड की आंखें हर 30 सेकंड का वक्फा लेती झपकती हैं, और इन 30 सेकंड में वो सामने वाले के मैले मन की रूह तक को छलनी कर देती हैं। और मुझे लगता है तो मुझ पर रिसर्च करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दोगे तो कामयाबी हासिल करोगे, वरना हसद तो सबका बाप है। इसका मुंह सुर्ख करता वहाँ से आगे बढ़ गया। मौका मिले तो तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि नानी खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मुट्ठियाँ भींच कर बोला। कुछ ही देर में ट्रक तैयार थे और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे इशारा मिलने के मुंतज़िर थे। जिस तरह तुम एक बॉडीगार्ड हो, मुझे उम्मीद है कि तुम एक बेहतरीन पार्टनर भी साबित होगे। हारिस खान ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। behzad ने मुस्कुराकर सर खम कर दिया। इंशाल्लाह, वो बोला, और बग़ैर कमिश्नर या फवाद चौहान की तरफ देखे अपनी बाइक पर बैठा। अगले ही पल ट्रक के पीछे पीछे इसकी बाइक हवा से बातें करते हुए गुजर गई। मुझे बंदा बहुत मशकूक सा लगता है सर, आगे आपकी मर्ज़ी। ज़ुबैर हारिस खान से कहता अपनी गाड़ी में आ बैठा और इनके पीछे ही वहाँ से निकला। हारिस, फवाद ने कुछ कहना चाहा। हारिस खान ने हाथ उठाकर इसे चुप करवा दिया। तुम बुराक डैनियल को हमारे बीच लाए, मैंने कुछ कहा फवाद? उन्होंने चुपते हुए लहजे में पूछा। कमिश्नर खामोश था। वो मर गया है हारिस, वो मेरा दोस्त था, मैं इसे जानता था और तुम भी। इसने ही हमें ये रास्ता दिखाया, वरना ना तुम इस तरह होम मिनिस्टर होते, ना मैं बिजनेसमैन, और ना ही हमारा ये ख्वाब पूरा होता। फवाद चौहान गुस्से से बोले। वो मर गया है तो इसकी जगह किसी को तो लेनी थी ना, इसके लिए मेरा बॉडीगार्ड क्यों नहीं? जबकि इसका टेस्ट तो तुम ले ही चुके हो। बहुत आसानी से इसे पास करके निकल गया। बहादुरी हर इंसान में नहीं पाई जाती, ना ही ये बुराक में थी जो बहुत ही आसान मौत मारा गया।
और मैं जानता हूँ तुम्हें चुभन क्यों हो रही है चौहान। इसी जगह तुम्हारी तरफ से आदमी आता तो तुम खुश होते, मेरी तरफ से आया तो तुम्हें इख्तलाफ हो रहे हैं। बस फवाद, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो चीख कर बोलते अपनी गाड़ी में बैठे कमिश्नर भाग कर ड्राइविंग सीट पर आया। फवाद चौहान शौक की कैफियत में इसकी बदगुमानी देखी, फिर सर झटक दिया। मेरी बला से, जाओ भाड़ में मिनिस्टर। वो कहता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो बंदरगाह पहुँचे। behzad बाइक से उतर कर खड़ा हो गया और आसपास देखने लगा। वहाँ मौजूद कुछ बहरी जहाज़ पर लोडिंग हो रही थी। जब वो अपनी शिप पर अपनी मैडम के साथ पार्टी में गया था तो माहौल बहुत ही पुरसकून पुररौनक सा था। इसके बरक्स इस वक्त यहाँ कुछ भीड़ थी। कुछ लोग जो लोडिंग करवा रहे थे, फ़ज़ा में मछलियों की बू के साथ मुख्तलिफ मशीनों की बू भी शामिल थी। वहाँ मौजूद लोगों को देखकर लग रहा था जैसे सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे हों। इन्हें ज़ब्त का कड़ा इम्तहान लेने वाली इस बू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनके 2 ट्रक आकर रुके तो कुछ फासले पर खड़े 3 आदमी इन्हें देखकर हाथ हिलाते हुए आगे बढ़े। शिप के जाने पर फ़ज़ा में सायरन की आवाज़ पर behzad ने उकता कर देखा, जिस पर ज़ुबैर तंज़िया हंस पड़ा। वो तीनों आदमी आपस में कुछ बोलते हुए आ रहे थे। इन्हें देखकर ज़ुबैर आगे बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, मगर वो इसे नज़रअंदाज करते हुए बेजार से खड़े behzad से हाथ मिलाने लगे। वेलकम बॉडीगार्ड, हमें खुशी हुई तुमसे मिलकर। उन्होंने इसकी जसामत और बॉडी को देखते ख़ास करके बॉडीगार्ड पर जोर दिया। तीनों ने बारी बारी गमजोशी से हाथ मिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ज़ुबैर का चेहरा ख़ुद को नज़रअंदाज किए जाने पर सुर्ख पड़ गया, ज़ब्त किए खड़ा था। जब वो मुस्कुरा कर इसकी तरफ पलटे तो वो रूखे अंदाज में सरसरी सा मिला और इन्हें जल्दी से पेटियाँ जहाज़ में लोड करवाने का हुक्म देते अपनी गाड़ी में बैठ गया। वो सर हिलाते अपने आदमियों को बुलाने लगे और आधे घंटे में उन्होंने दोनों ट्रक खाली कर दिए। ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर वहाँ से रवाना हो गए। काम से फारिग होकर उन्होंने behzad को साथ चलने का इशारा किया। ये सब हारिस साहब की हदायत थी कि इसे किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वह फवाद की ज़िद में behzad को बेहतरीन से बेहतरीन प्रोटोकॉल दे रहे थे, जिससे behzad अनजान नहीं था। जहाज़ के दरवाजे बंद हो रहे थे और इसे स्टार्ट किया गया। behzad खामोश सा रेलिंग के करीब खड़ा हो गया, दूसरे जहाज़ों को देखने लगा। इस पूरे रास्ते के दौरान इन 3 आदमियों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बातें करते साथ स्मोकिंग भी कर रहे थे। नेवी की चेकिंग के दौरान वो कुछ घबरा गया, पर इसने जाहिर होने नहीं दिया, ना ही इन तीनों साथियों ने। वो चारों बाइतमाद होकर खड़े थे। चेकिंग के बाद हरे सायरन पर इन्हें जाने की इजाज़त मिली तो जहाज़ आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। behzad ने माल का पूछा तो इसे बताया गया कि नीचे तहखाने में और ऊपर रखी बर्फ़ की पेटियों में मछलियाँ, दीगर फ़रोख्त करने वाला सामान। इसे ये भी मालूम हुआ कि यहाँ तो सिर्फ असलहा की स्मगलिंग करते हैं, पर कुछ ऐसे भी जहाज़ थे जिसमें लड़कियों की स्मगलिंग की जाती थी। behzad तो सुनकर हैरान हुआ। इसकी हैरान शक्ल पर वो हंस पड़े। तीनों ने कहा, वैसे भी अब तो हमारे साथ है ना, तुझे दिखाएंगे और अपनी आंखों से देखना, फिर यकीन करना। सलमान और असलम दोनों भाई थे। मुश्ताक इनका कज़न था। बराक डैनियल की मौत का इन्हें काफ़ी दुख हुआ था, पर वो इस शख्स से खुश नहीं थे जिस तरह वो इस वक्त behzad से बातें कर रहे थे। वो इनसे इनके पास्ट के बारे में पूछने लगा। तब इसे मालूम हुआ कि ये जहाज़ हारिस खान का है और उनके नाम पर है। असल मालिक हारिस खान इस बहरी जहाज़ का। सुबह का उजाला फैलने लगा, तब वो अपनी मंजिल पर पहुँचे। सामान वापस जहाज़ से निकालकर ट्रक में लोडिंग होने लगी। इसके बाद माल चेक करके इसे ओके का साइन देते हारिस साहब से बात की गई। फवाद खान के अकाउंट में पैसे डलवाने का कहा। तब हारिस साहब ने फवाद साहब के अकाउंट में भेजने के बजाय behzad के अकाउंट में रकम भेजने का कहा। behzad तो बहुत ही हैरान हुआ हारिस खान के इस कदम पर। अब तो फवाद चौहान और भी बदगुमान होगा और ज़रूर रास्ते से हटाने के लिए कुछ करेगा। वहाँ एक दिन गुजार कर वो रात में वापसी के लिए रवाना हुए। behzad का इतना दिल किया इसकी मैडम होती तो इस खूबसूरत हसीन माहौल को इसके साथ महसूस करता। वो कितनी खुश होती। सोचते सोचते हंस पड़ा। दिल किया कि कॉल करे, फिर अपना वादा याद आया, जब तक डायमंड की रिंग नहीं ले लेता वो इससे बात नहीं करेगा, ना ही इसके सामने जाएगा। हारिस साहब से पहले बात करके इसने बॉडीगार्ड की नौकरी से छुट्टी ले ली थी इतने दिनों की, जब तक कि वो अपनी मैडम के लिए डायमंड रिंग नहीं ले लेता। हारिस साहब इस वक्त लॉन में बैठे अपनी बेटी के साथ चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते ज़फ़र मलिक की कॉल के बारे में सोच रहे थे। वो इनके घर डिनर पर आ रहे थे और हारिस साहब की समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे और क्या जवाब दें। अब वो इतने नासमझ नहीं थे कि इस बात का इशारा ना समझते। कितना हसीन मौका था उनके लिए, पर बीच में फवाद और हादी। उन्होंने अपनी बेटी को देखा जो अपने 2 छोटे स्वेट डॉग्स को खाना खिला रही थी। हनी, कुछ सोचकर उन्होंने पुकारा। यस डैड। मुस्कुरा कर इन्हें देखने लगी।
بیٹا ہادی تمہیں پسند ہے؟ دل سے بتاؤ۔ کچھ توقف کے بعد انہوں نے سوالیہ نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت لان میں ہانیہ اور وہ خود موجود تھے۔ گارڈز دور کھڑے تھے تو اپنی الجھن وہ جلدی ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سوال پر ہانیہ نے ٹھٹک کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ انہیں خود کو تختہ پا کر نظریں پھیر کر اپنے چھوٹے پپیز کی پیٹھ پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کے سامنے بہزاد کا چہرہ گھوم گیا اور لبوں پر خود بخود مسکراہٹ در آئی۔ ہنی، حارث صاحب اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ سے پکارنے لگے۔ بہرام ملک ان کی بیٹی کی قسمت میں آئے تو اور انہیں رب سے کیا چاہیے تھا؟ اپنی بیٹی کے مستقبل سے بے فکر ہو جاتے۔ اب حارث صاحب جلد از جلد اپنے فرض سے نمٹنا چاہتے تھے۔ ہادی کا کترانا اپنی بیٹی سے دیکھ رہے تھے، وہ اس سے بھاگ رہا تھا۔ اگر فواد صاحب آتے تو آ جاتا، ورنہ مہینے بیت جاتے تھے، اس طرح منہ نہ کرتا۔ اور اب حارث صاحب کو پچھتاوے ہو رہے تھے، انہوں نے کیوں فواد صاحب کے کہنے پر اس سے رشتہ جوڑا؟ دوستی تک ہی محدود رکھتے تو اچھا تھا۔ ویسے بھی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، وہ ہادی کے کترانے کی وجہ بنا کر فواد صاحب کے سامنے پیش کر سکتے تھے، پر اس سے پہلے اپنی بیٹی کی رضا پوچھنا چاہتے تھے۔ یاں ہانیہ، حارث صاحب نے صوفے پر جگہ بناتے ہوئے کپ ٹیبل پر رکھا اور اس کے گرد اپنا بازو پھیلائے۔ بلو اسکرٹ اور ریڈ ٹی شرٹ میں ملبوس ہانیہ مسکراتی اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ اب بتاؤ میری جان کہ تمہیں ہادی پسند ہے یا نہیں؟ کسی بات کی زبردستی نہیں، نہ ہی میں تم پر کسی قسم کا دباؤ دے رہا ہوں۔ اپنے دل سے بتاؤ، کیا تمہیں ہادی لائف پارٹنر کے طور پر پسند ہے؟ محبت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، معصوم، خاموش اور پیاری سی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر تو جیتے تھے۔ اب اگر اس کی زندگی اسے ناپسند شخص کے ساتھ دیں گے تو کیا فائدہ ان کی ایسی محبت کا؟ نہیں ڈیڈ، مجھے ہادی نہیں پسند، بالکل بھی۔ یہ میں نے صرف آپ کی خوشی کی خاطر ہاں کی تھی، ورنہ مجھے اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں ہادی قطعی نہیں منظور۔ بڑی جرت سے کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ نے سوچ لیا تھا جب وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی اور اپنے باڈی گارڈ کو لائک کرتی تھی، اپنے لائف پارٹنر کی صورت میں بہزاد کو ہی دیکھنا چاہتی ہے، تو پھر جب قسمت موقع دے رہی تھی تو وہ کیوں ضائع کرتی؟ اس لیے اس نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بغیر ہچکچائے ہی کر دیا۔ وہ ڈرپوک یا دبو قسم کی لڑکی نہیں تھی، بہادر، نڈر قسم کی لڑکی تھی، اور زیادہ کانفیڈنس اسے اپنے بیری سے ملا تھا۔ حارث صاحب کو خاموش دیکھ کر پریشان سی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ انہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جب انہوں نے پوچھ لیا تھا تو کیوں اپنے دل کی بات نہ بتاتی؟ آخر ماں نہیں تھی تو باپ ہی تو سب کچھ تھا اس کے لیے۔ آئی ایم سوری، سر جھکائے ہوئے بولی۔ حارث صاحب اپنی سوچوں سے نکل کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کیوں؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ آپ کو ہرٹ کیا نا میرے انکار نے؟ ہانیہ انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، کس نے کہا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ تو آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ان کا ہاتھ محبت سے چومتی بولی۔ بس سوچ رہا تھا کہ آج اگر میں کچھ نہ پوچھتا تو تم خاموشی سے میری خاطر ناپسندیدہ زندگی گزارتی۔ کتنا خود غرض تھا میں، بس انہی خیالوں میں ہوں، ناراض نہیں ہوں، پرت سوچ سے بولے اور ہانیہ کا سر سینے سے لگایا۔ ڈیڈ، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ حارث صاحب نے مسکراتے محبت سے سر ہلایا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کچھ توقف کے بعد ہانیہ نے دیکھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے تو اپنے نکاح والی بات بھی ان سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہادی نے تو رمیسا سے نکاح کر لیا تھا اور اس کے ڈیڈ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہادی کو پسند نہیں کرتی۔ اب انہیں اس سچ سے انجان رکھنا اسے بوجھ لگنے لگا تھا۔ وہ یوں پریشان سے سوچ میں گم رہتے تو ہانیہ بے چین ہو جاتی تھی۔ اب تک تو صرف ہادی کی وجہ سے ہی خاموش تھی، پر اب یہ مسئلہ دونوں طرف سے حل ہو گیا تھا تو کس بات کا خوف ہوتا اسے؟ حارث صاحب نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ ہانیہ گلا کھنکار کر ان کی طرف مڑی۔ ڈیڈ، وہ اس رات میں نے کہا تھا نا کہ میرا نکاح ہو گیا، کوئی روم میں آیا تھا جس نے مجھ سے نکاح کر لیا، تو ڈیڈ وہ سب ایک جھوٹ تھا۔ دراصل وہ میرا برا خواب تھا جس کا کافی دن بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب تو ایک خواب تھا، میرا وہم تھا۔ یہ بھی ان برے خوابوں میں سے ایک تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو کافی تنگ کیا، شرمندہ سے سر جھکا کر کہنے لگی۔ حارث صاحب کے دل میں جس بات کی بڑی خلش تھی کہ کون تھا وہ شخص جس نے ان کی بیٹی کی زندگی کی خوشیاں چھیننی چاہی تھی۔ ہانیہ کے منہ سے اتنے عرصے بعد جھوٹ سن کر وہ ساکت رہ گئے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہوں یا اپنی بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ دے ماریں اور احساس دلائیں کہ جب اسے احساس ہو گیا تھا تو انہیں کیوں نہیں بتایا، کیوں اتنا خوف زدہ رکھا؟ پر وہ خاموش تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ چلیں بیٹا، رات میں ڈنر پر اچھا سا تیار ہونا، کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں گھر پر۔ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ ہانیہ جو ان کی طرف سے کسی سخت کارروائی کی منتظر تھی، ان کے اس کے ماتھے پر بوسہ دینے سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روتی ان کے گلے لگ گئی۔
वो चाह कर भी हारिस साहब को पूरा सच नहीं बता सकी कि सिर्फ निकाह नहीं हुआ था, इसके रूम में तो बहराम मलिक आया था, गन पॉइंट पर साइन भी लिए थे। अलबत्ता वो सिर्फ इसका निकाह रुकवाने के लिए था, पर एक गुनाह तो था ना जो इस कमीने बिजनेसमैन के कीड़े ने अंजाम दिया था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, इसमें ही भलाई थी आपकी, वरना हमें कैसे मालूम होता कि हमारी बेटी जबर का रिश्ता बांध रही है। हमें खुशी हुई है सुनकर। वो इसका सर सहलाते बोले और हानिया को बेएहसास हुआ कि इस आदमी ने जो किया इससे तो इसका ही फ़ायदा हुआ था। अगर वह ऐसा न करता तो इसके लिए कैसे बॉडीगार्ड आता, कैसे इसका निकाह रुकता। बहरहाल इस वर्ल्ड फेमस कमीने आदमी का जो भी मकसद था वो जाए भाड़ में। इसका मसला तो हल हो गया था और इसे क्या चाहिए था। डैड, बॉडीगार्ड कहाँ गया? बेहजाद की कमी को शिद्दत से महसूस करती थी। पता नहीं क्यों इस वाइल्ड मैन को इसकी याद नहीं आ रही थी और यहाँ वो इसके दीदार के लिए तड़प रही थी। इस जंगली को कोई एहसास ही नहीं था। पोर्च में खड़ी गाड़ी की ड्राइविंग सीट को मुसलसल खाली देखते वो उदास हुई। बेटा, वो कुछ काम में मसरूफ़ है, अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है अब्दुल्ला को बुला लो, बेहजाद भी जल्दी आ जाएगा, खाली कप ट्रे में रखते बोले। हानिया दिन ब दिन बढ़ते दिनों को उदासी पजमुर्दगी से गुजारती, जैसे हिजर के मौसम काट रही थी। इसने अब्दुल्ला से कहा था कि बेहजाद की तरफ चले। इसने माजरत करते कहा कि पिछली बार का सर को मालूम हो गया था बेबी, और उन्होंने सख्ती से मना किया था आपको वहाँ लेकर जाने से। हानिया कुछ कहे बगैर दिल महसूस कर रह गई। ये तो शुक्र था कि इसके डैड ने इसे बासपोर्स नहीं की। हारिस साहब ने स्मगलिंग के सारे मामलात बेहजाद के हवाले किए हुए थे। वो बुरी तरह इसमें फंसा हुआ था। वो काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहा था, बल्कि डील भी बहुत बेहतरीन अंदाज में बढ़ा रहा था। हारिस साहब को लगता था कि अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो वो लोग जो 15 साल के अरसे में 1 से 2, 2 से 3 ट्रक तक पहुँचे थे, ये लड़का तो इन्हें दिनों में आसमानों तक पहुँचा देगा। वो ये भी जानते थे बेहजाद की तेज़ रफ्तारी से फवाद जल रहा होगा और अब इसे बुर्रा की मौत का भी अफसोस हो रहा होगा, पर वो अब कुछ नहीं कर सकते। हारिस फवाद का खौफ जानते थे। वो समझते थे अगर बेहजाद इनके साथ काम में आ गया तो सड़क छाप लड़का अव्वल तो अमीर बन जाएगा, दूसरा ऐसा ना हो कि हारिस साहब इसे अपनी बेटी ही थमाकर बॉडीगार्ड से दामाद ही बना लें। हारिस साहब को इनकी सोच पर हंसी आती थी। कैसी बचगाना सोच थी। क्या ऐसा हो सकता था कि एक मिनिस्टर अपनी बेटी एक कमरे में रहने वाले बॉडीगार्ड को दे दे? ऐसा नहीं हो सकता था कि जो शख्स इसके दूसरे रूप से आगा हो वो इसे अपनी नाजुक फूलों जैसी बेटी दे दे, ताकि कल कलाहनी को मालूम हो जाए इसका बाप एक स्मगलर था और वही जानकर नफ़रत करे। हरगिज़ नहीं। वो इस लड़के की ज़िंदगी को अच्छा बना सकते थे, पर इसे अपने सामने सर झुकाकर रहने के बजाय उठाने की इजाज़त तो कभी भी नहीं दे सकते थे। ये बेवकूफ़ क्या जाने कि उन्होंने क्यों इसे स्मगलिंग में घसीटा था। एक तो इसकी जहानत जो इसकी आंखों से नुमायाँ होती थी, दूसरी इसकी जसामत जो एक साथ कई पहलवानों को मार गिराए। बहादुर, निडर, बेखौफ बनता, जिसके ना कोई आगे ना पीछे। इसके सब्र और हिम्मत की वो दाद देते थे। जिस तरह वो इनकी बेटी की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करता, इसकी लाई हुई मैट्रिक फेल की शर्ट पहनता और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों के हंसी मजाक सहता था, ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये सब बर्दाश्त करने के लिए आसाब का मजबूत होना बेहद ज़रूरी था, और इस लड़के को देखकर लगता था सब्र बर्दाश्त इसके ही वजूद का हिस्सा हैं। जिस तरह वो इन्हें उठाकर गोलियों के बीच से निकाल कर अस्पताल लेकर गया था, हारिस साहब समझ गए थे कि यह कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि हीरा है, जो लोगों की नाकदरी कम अकली की बदौलत कचरे के ढेर पर पड़ा है। अपनी चमक, अपनी कशिश से वो नाकस लोगों को नहीं, एक जौहरी की बेवजह अपनी तरफ ज़रूर खींच गया। हारिस साहब इसे पहचान कर इसे छोड़ने के बजाय उठाकर घर ले आए। इन्हें इससे कोई ख़तरा भी नहीं था। अगर वो आनाकानी करे भी तो आगे पीछे कौन था इसका जो इसके दुनिया से रुखसत होने पर मातम करता या कोई एक्शन लेता। हारिस साहब के चेहरे पर एक मकरूम मुस्कुराहट अपनी छप दिखाकर गायब हो गई। वो अपनी बेटी को देखने लगे जो अपनी उंगली में पहनी प्लास्टिक की रिंग को घुमा रही थी। आज के दौर में तो हीरों का फैशन है, तुमने प्लास्टिक पहना हुआ है, हद है भाई। वो हंस पड़े। डैड, मेरी आंखों से देखें तो कीमत नहीं या एहसास और अहमियत नज़र आएगी। इनकी आवाज़ पर हानिया ने सर उठाया। दिल किया इन्हें ये सब कह दे, पर मगर वो कुछ बोल नहीं सकी। मुस्कुराती उठकर आगे बढ़ गई। इसे रात के लिए तैयार होना था। डैड ने ख़ास तैयारी का कहा था तो ज़रूर ख़ास ही दोस्त होंगे जो कि फैमिली समेत आ रहे होंगे, इसलिए इसे भी अच्छी तरह तैयार होना था। वो अपनी ब्लू स्कर्ट और रेड टी शर्ट को देखती सोचती हुई अपने रूम में आई। क्लिप से गोल्डन बालों को आज़ाद किया तो वो लहरा कर इसकी पुश्त पर फैल गए। बाल देखकर मज़ीद उदास हो गई। इसके सब्ज़ नैन कटोरे बरसने लगे। देखो वाइल्ड मैन, आई एम सॉरी।
میں نے جو کیا اس کے لیے آئی ایم ریئلی ویری سوری. میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں. پلیز واپس آ جاؤ. دیکھو تم نے کہا تھا کہ بال بڑھا لو، میں نے وہ بھی بڑھا لیے، اب تو آ جاؤ پلیز. وہ روتی ہوئی آئینے میں اپنے شولڈر کٹ بالوں کو اب کمر تک دیکھتی، جہاں خوش تھی وہیں اداس بھی ہو گئی تھی. وہ بائک ریسنگ کے بعد اسے گھر چھوڑ کر گیا تھا، واپس نہیں آیا تھا. ہانیہ سمجھ رہی تھی ضرور اس کی بدتمیزی سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا. وہ کچھ پل رونے کی خواہش کرتی بیڈ پر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی. پتہ نہیں کہاں تھا، سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی. دوسری طرف اس وائلڈ مین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اسے خطرے کی بو آ رہی تھی، اس کا ننھا دل لرز رہا تھا. وہ اس کے چوڑے سینے میں چھپ کر خود کو محفوظ کرنا چاہتی تھی، پر وہ تو کہیں بھی نہیں تھا. البتہ اس کی یاد میں وہ آنسو ضرور بہا رہی تھی ایک بار پھر سے. دل کرتا تھا ننگے پاؤں اسے ڈھونڈے، گلی گلی میں اس کا کھوج لگائے اور اسے کھینچ کر واپس لائے اپنے ساتھ اور باندھ دے. مگر وہ کہیں نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں غائب تھا. اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا کیا؟ سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے لگا اور وہ گھبرا کر اپنی بگڑتی حالت کے زیر اثر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی. لوٹ آؤ بہزاد، ایسا نہ ہو میں ایک بار پھر ٹوٹ جاؤں، فضا میں بکھر جاؤں اور تم میری خوشبو بھی نہ پا سکو. ایسا نہ کرو میرے ساتھ، پلیز لوٹ آؤ اپنی میڈم کے پاس. روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی وہ خود نہیں جانتی تھی. وہ گرین کلر کی خوبصورت میکسی پہنے، بالوں کا سٹائلش بن بنائے، نفیس سا پینڈنٹ اور ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے، خوشبو سے مہکتی. ہائی ہیل میں مسز شمیم ملک سے گلے ملی. مسٹر ظفر ملک کے پاس آئی تو انہوں نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. جیتی رہو، خوش رہو، شاد و آباد رہو. ایک ہاتھ سے بیساکھی تھامے دوسرے سے اس کے سر پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بول رہے تھے. ہانیہ کی نظریں ان کی کٹی ہوئی ٹانگ پر ٹکی ہوئی تھیں. اس کا دل ڈوب سا گیا. اس نے بے ساختہ انہیں سہارا دینے کے لیے ان کا بازو پکڑا، جس پر مسز شمیم ملک کے ساتھ ظفر صاحب بھی ہنس پڑے. ارادے اٹل ہوں تو ایک پاؤں پر بھی دنیا جیتی جاتی ہے بیٹا. انہوں نے محبت سے اسے دیکھتے اس کی پیشانی چومی. ایک ہی تو بات ہے، ہمت ہونی چاہیے، پہاڑ خود جھکنے لگے گا. ہانیہ مسکرا دی اور اپنی انگلی کی طرف دیکھا جہاں وہ پلاسٹک کی رنگ ابھی بھی موجود تھی. واہ بھائی، دل خوش کر دیا حارث صاحب آپ کی شہزادی نے. ظفر صاحب نے اس کا سر تھپ تھپاتے پرجوش ہو کر داد دی. ہانیہ کے ساتھ حارث صاحب بھی مسکرا دیے. وہ تو دل میں بہزاد سے مخاطب تھی، لب پتہ نہیں کب بولنے لگے، اور جب بولنے لگے تو وہ ظالم ہی کہیں کھو گیا تھا. حارث صاحب نے ان کا اچھا سا ویلکم کیا اور انہیں ساتھ لے کر لاؤنج میں چلے آئے. ہانیہ ان دونوں کو خاص مہمان کے روپ میں وہ بھی اپنے گھر میں دیکھ کر شوق ہوئی تھی. اس کا باپ ایک منسٹر تھا اور وہ بزنس مین. دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا دونوں میں، پھر کیسے وہ ان کے گھر آئے، اور وہ بھی خاص گیسٹ بن کر. شاید اس کے باپ سے ملتے رہے ہوں پارٹیز میں. اس سوچنے سے مطمئن کر دیا اور وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی. مسز شمیم اسے بار بار ساتھ لگائے محبت جتا رہی تھی، جس پر ہانیہ کو الجھن سے ہونے لگی. وہ اس طرح کی محبت کی عادی نہیں تھی. ساری عمر بس ہائے ہیلو سلام یا ایک ہیڈ کس تک محدود تھی. اسے کہاں کسی نے گال پر یا سینے سے لگا کر محبت جتائی تھی. وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی. ٹی وی شوز میں ان کا انٹرویو وہ دیکھ چکی تھی، اور ویسے بھی ان کے بیٹے کی وجہ سے ملک مینشن کے افراد سے کوئی انجان نہیں تھا. وہ جانتی تھی یہی مسز شمیم ملک تھی، بہرام ملک کی والدہ. کافی دیر ظفر صاحب اور اس کے ڈیڈ کی سیاست اور گفتگو چلتی رہی، اور ہانیہ مسز شمیم ملک سے ان کے پوچھنے پر اپنی سٹڈیز اور فرینڈز وغیرہ کی باتیں کرتی رہی. ان کی کسی بات پر کبھی کھلکھلا دیتی، کبھی ہنس پڑتی. ملازمہ کے ڈنر ریڈی ہونے کی اطلاع دینے پر پرسکون ماحول میں ڈنر کیا گیا، جس میں ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران حارث صاحب نے انہیں ہاتھ دی اور ہانیہ کا رشتہ ٹوٹنے کی آگاہی دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ہی میڈیا میں اس کا اعلان کریں گے. مسز شمیم ملک جو پہلے ان سے صاف انکار کی امید رکھے بیٹھی تھی، چوہان فیملی سے رشتہ ختم ہونے کی اطلاع سن کر خوش ہو گئیں اور ہانیہ کو پیار سے دیکھنے لگی، جو خاموش سی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی. ڈنر کے بعد وہ سب اس وقت لاؤنج میں تھے. ہانیہ مسٹر ظفر ملک اور مسز شمیم ملک کے پاس بیٹھی تھی. سامنے اس کا باپ بیٹھا جو بہت خوش لگ رہا تھا، جیسے ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہو. وہ ماڈرن سی خاتون جو بہرام ملک کی والدہ تھی، جب سے آئی تھی اس سے محبت جتائی جا رہی تھی. پہلے تو انہیں اپنے گھر دیکھ کر ہانیہ کا شوق لگا، پھر اپنے ڈیڈ کی ہدایات یاد آئیں. کچھ الٹا سیدھا نہیں بولنا، بہت اچھے سے ملنا. جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو رشتہ آنے سے پہلے سمجھاتی تھی، ویسے اس کا باپ اسے سمجھا رہا تھا. اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی. دل کر رہا تھا باڈی گارڈ ہوتا، اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے، مگر وہ ہو تب نہ. اس کی بے بسی کی انتہا تھی اور خوف سے دل دھک دھک کر رہا تھا. اس کے باپ نے کچھ دیر پہلے شام میں ہی تو ہاتھ دی اور اس کا قصہ ختم کیا تھا، اور اب بہرام. دوسری طرف کانوں میں سیسا بند کر بہرام ملک کی باتیں گونج رہی تھیں. ہرگز نہیں،
किसी सूरत इसकी नहीं हो सकती। बेशक इसके पास पैसा, दौलत, शोहरत समेत सब कुछ है, पर वो behज़ाद तो नहीं हो सकता था। इसका behज़ाद हसास, नर्म दिल, मोहब्बत करने वाला था। वो कैसे इस इंसान से अलग हो जो इसके रोम रोम में बसता था। इसके दिल की हर एक धड़कन में सिर्फ इसका नाम था, तो वो कैसे इसे खुद से अलग कर देती। ये सब सोचते हुए इसकी आंखें भर आईं। अपने डैड को देखने लगी। असूलन तो हमें कुछ जान पहचान बढ़ानी चाहिए थी, फिर कुछ बात बढ़ाते, पर मामला यहाँ कुछ उलट है। मेरा बेटा सालों बाद राज़ी हुआ है, वो भी आपकी बेटी के लिए, तो हम अब किसी किस्म की देर नहीं करना चाहते। ये ना हो कि हमारे बेटे का मूड फिर से बदल जाए। हानिया को साथ लगाती, इसकी पेशानी चूमती हारिस साहब से बोली, बेगम जान तो वहाँ मारी जाती है जहाँ पहचान ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहराम मलिक का बाप हूँ, आप इनकी माँ हैं, जिसे एक दुनिया जानती है। ये सामने बैठी शख्सियत MNA मरहूम हदीद खान का छोटा भाई हारिस खान है, जो मिनिस्टर है। फिर कौन सी पहचान से आगाह करना है? अपनी बीवी की बात से मुत्तफिक ना होते, ज़फ़र साहब ने कहा, जिस पर हारिस साहब मुतासिर हुए बिना रह नहीं सके। बात तो मलिक साहब ने 100% सच कही है मिसेज़ मलिक, कि पहचान वहाँ दी जाती है जहाँ पहचान ना हो, और यहाँ माशाअल्लाह किसी भी को भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। हारिस साहब की बात पर मिसेस शमीम मुस्कुरा कर ज़फ़र साहब को देखने लगी। फिर हम हाँ समझें आपकी तरफ से? उन्होंने खुशी से निहाल होते पास ही बैठी ज़र्द पड़ती हानिया को देखते हुए कहा। हानिया ने खौफज़दा होकर अपने बाप को देखा और अपने बंजर लबों पर ज़ुबान फेरी। इसका तनफ़ुस एकदम बिगड़ गया था और इसका नाजुक सा वजूद बेजान सा होता लरज़ने लगा था। ये मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि वो आपके ख़ानदान की बहू बनेगी, हारिस साहब खुशदिली से बोले। स्टॉप डैट। इन लफ्ज़ों पर इसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। वो उठकर अंदर की तरफ भाग गई। हानिया बेटा वापस आओ। हारिस साहब को इसका यूं सिसक कर मुंह पर हाथ रखते उठकर चले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे 2-3 आवाज़ें दी, पर वो अनसुनी करती सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में बंद हो गई। जाने दे खान साहब, अभी तो हादी चौहान से रिश्ता ख़त्म हुआ है, फिर अचानक से नया रिश्ता कायम करना आसान नहीं होता। हम समझ सकते हैं इसकी फीलिंग्स। इन्हें एक्सक्यूज़ करके जाते देखकर मलिक साहब जल्दी से बोले तो नागवारी से बंद दरवाजे को देखते वापस बैठ गए। जैसे कि आप दोनों जानते हैं, अभी हादी चौहान से रिश्ता ख़त्म हुआ है, तो इतनी जल्दी में कोई दूसरा फ़ैसला लेने के हक़ में नहीं हूँ। आप मुझे कुछ वक्त दें, मैं जल्दी आपको जवाब दूँगा। हारिस साहब हानिया का रवैया देखकर यही कह सके थे, वरना उनका तो पक्का इरादा हाँ कहने का था। वही सुनकर भी मुतमईन थे कि बहराम मलिक ने सिर्फ हानिया खान के लिए हाँ की थी। शायद पार्टी में से पसंद आ गई थी उनकी बेटी। आज हारिस साहब की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, पर उनकी बेटी ने रंग में भंग डालकर सब कुछ बर्बाद करने वाली की थी। जी ज़रूर, आप वक्त ले लें, पर यहाँ हमारी भी मजबूरी है। हम इसी महीने में निकाह करना चाहते हैं, आगे आपकी मर्ज़ी। मिसेस शमीम मलिक की बात पर हारिस साहब की आंखों की चमक बढ़ गई, जो ज़फ़र जैसे बंदे की ज़ीरक निगाहों से छुप नहीं सकी। मैं भी इसी हक़ में हूँ। मैं अब जल्द अज जल्द अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश होना चाहता हूँ। अब वो ज़माना नहीं कि जहाँ बेटियों का हाथ थाम कर किसी बैल बकरी की तरह इन्हें किसी से भी बांध दो और वो उफ भी ना करें। आज का जदीद दौर तो वो है, अगर औलाद को पसंद की जूती ना मिले तो खाना पीना वो तर्क कर दें। मुस्कुराते बोले तो मिस्टर एंड मिसेस मलिक हंस पड़े। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ज़फ़र साहब की बात पर लाउंज में कहे गूंज उठे। तो हम उम्मीद रखें कि आप हमें 2-3 दिनों में सुकून बख्श जवाब देंगे। मिसेस मलिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हारिस साहब कुछ देर गहरी सोच में चले गए और दोनों मियाँ बीवी उसे देखने लगे। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। उनके जुमले ने दोनों की रूह की बेचैनी में सुकून की लहर दौड़ा दी। वो दोनों खुशी से उन्हें देखने लगे। दिल खुश कर दिया हारिस खान। अल्लाह पे तो हमें पूरा यकीन है कि वो बादशाह कभी किसी भिखारी की खाली झोली नहीं लौटाता। अब हम पुरसकून हैं, क्यों बेगम? उन्होंने खुश होते अपनी बेगम को देखा। वो भी मुस्कुराकर सर हिला गई। ये मैं कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ हानिया के लिए, वो तो है नहीं, आप मेरी तरफ से इसे दे दीजिएगा। उन्होंने सामने टेबल पर रखे बेशकीमत डायमंड की ज्वेलरी और दूसरे तहफ़ की तरफ इशारा किया। खुद उठ खड़ी हुई ज़फ़र साहब भी मुस्कुराए, हारिस साहब से मिले। हारिस साहब ने तहफ़ के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और वो सब अलविदाई कलमात कहते पोर्च में आ गए। इन्हें देखकर कुछ फासले पर खड़े उनके साथ आए गार्ड्स अलर्ट हो गए और भागकर गाड़ी का डोर उनके लिए खोला। यूँ एक हसीन शाम अपने इख्तिताम को पहुंची। हनी दरवाज़ा खोलो। मिस्टर मलिक और मिसेस शमीम के जाने के बाद हारिस साहब गुस्से से हानिया के रूम का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोले। बेड पर पड़ी सिसकती हानिया ने सुर्ख आंखें उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा। नहीं खोलूँगी,
آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میرا دماغ مت کھائیں ڈیڈ، ہر بار اپنی کرتے ہیں، میری کوئی زندگی نہیں۔ پہلے بیری کے نام کیا، پھر ہادی کے، اب بہرام کے۔ مجھے آپ نے پیسوں کے لیے کھلونا بنا دیا ڈیڈ، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا اس کے حوالے کر دیں گے آپ مجھے۔ کل کلا کوئی بہرام ملک سے زیادہ پیسے والا آ گیا تو اس سے طلاق دلوا کر پھر اس کے حوالے کر دیں گے۔ گلا پھاڑ کر چیخی اور سائڈ ٹیبل سے ٹائم پیس اٹھا کر دروازے پر دے مارا۔ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ حارث صاحب اس کی بات پر دکھ سے بولے، ہاں ہوں میں بدتمیز، اور مجھے بدتمیز بنانے والے آپ سب ہیں۔ غصے سے پاگل ہو رہی تھی، دہاڑے مار کر روتی اپنوں کو پکار رہی تھی۔ آج میرے بڑے ڈیڈ ہوتے تو آپ میرے ساتھ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ڈیڈ۔ میری ماں ہوتی تو مجھے کوئی یوں نہیں توڑتا۔ عذاب ہو گئی ہے میری زندگی، جینا حرام کر دیا ہے آپ نے میرا، ساری خوشیاں چھین دیا آپ نے میری بچپن سے ہی۔ اور رات ہو ایک کے بعد ایک چیز اٹھا اٹھا کر دروازے پر مار رہی تھی۔ گلے میں پڑتی خراشوں پر بری طرح کھانسنے لگی، نڈھال ہوتی ٹوٹی بکھری نیچے گر گئی۔ مام، آنکھوں کے سامنے خوبصورت سی دو عورتوں کا چہرہ گھوما تو زمین پر سر مارتی سسک اٹھی۔ مجھے بھی ساتھ لے جاتی، صرف بیری کو کیوں لے گئی؟ میں جانتی تھی آپ مجھ سے زیادہ بیری سے محبت کرتی تھی، اس سے آپ کو محبت تھی، بڑے ڈیڈ کو، بڑی مام کو بھی، تو اسے لے گئے۔ مجھ سے کسی کو محبت نہیں تھی تو مجھے چھوڑ گئی آپ۔ آئی ہیٹ یو آل، آئی ہیٹ یو بیری۔ وہ سسکتی بڑبڑاتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر قالین پر ہی سو گئی۔ باہر خاموش کھڑے سب کچھ سنتے حارث صاحب اپنی آنکھیں صاف کرتے پاس کھڑے عبداللہ سے دوسری کیز لے کر دروازہ کھولا۔ تم جاؤ، اس کی طرح مڑے، جو حکم۔ سر کو خم دے کر چلا گیا۔ حارث صاحب گہرا سانس لیتے اندر داخل ہوئے، جہاں وہ آنکھیں موندے قالین پر پڑی تھی، اپنا سارا غصہ روم کی چیزوں پر نکال کر اب تکلیفوں سے آزاد بے ہوشی کی نیند میں تھی۔ حارث صاحب کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتے احتیاط سے قدم اٹھاتے اس کے پاس آئے، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، اس کے اوپر بلینکٹ ڈال کر اس کے سر پر بوسہ دیتے ایک آخری نظر اس کے سوئے ہوئے بھیگے چہرے پر ڈال کر دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ اپنے روم میں آ کر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ مجھے معاف کر دو ہنی، پر میں جو کر رہا ہوں نا وہ تمہاری مستقبل کے لیے ہے۔ ابھی تمہیں برا لگ رہا ہوگا، پر ایک دن آئے گا جب تم میرے فیصلے کو سراہو گی۔ گہری سوچوں میں گم تھے کہ بہزاد کی کال نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ کال اوکے کرتے اس سے آج کی خبریں لینے لگے۔ بہزاد نے ان کے کام کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ کچھ ہی دنوں میں ان کا خاص آدمی بن گیا تھا، بلکہ وہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن کے قریب ہونے کی وجہ سے کلائنٹ سے میٹنگ بھی وہی کرے۔ ویسے بھی مال پہنچانے تک پیسے کی وصولی بھی تو وہی کر رہا تھا، کلائنٹ سے اب لین دین بھی وہی کر لے گا تو اور بھی اچھا رہے گا۔ بہزاد سے بات کر کے انہوں نے موبائل سائٹ ٹیبل پر رکھا اور فواد کا سوچنے لگے، جو پہلے کافی ناراض تھا ان سے۔ اگر انہوں نے رشتہ ختم ہونے کی بات ابھی چھیڑ دی تو اچھا نہیں ہوگا ان کے لیے، اور ان کے رشتے کے لیے بھی، کیونکہ کبھی کبھی گہری دوستی کے پس منظر میں گہری دشمنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکا ہارا وہ گاڑی پارک کرتے دوسرے روز رات کے تقریباً 11 بجے فلیٹ میں داخل ہوا۔ کھانا اس نے نہیں کھایا تھا، جیسے ہی فارغ ہوا یہیں چلایا۔ وہ کال جو نہیں اٹھا رہی تھی، کندھے پر لٹکے کوٹ کو لاؤنج میں صوفے پر پھینکتا صوفے پر لیٹنے کے انداز میں گر گیا اور نیند سے ڈوبی آنکھیں پل بھر کے لیے بند کی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے پر رومیسا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ڈر سے کروٹ بدلی۔ کون ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی آنکھیں واہ کیے کچھ دیر چھت کو دیکھتی رہی۔ اسے خود کی دھڑکنوں سے احساس ہوا جیسے وہ آیا ہو۔ اسے بے انتہا دکھ تھا ہادی پر۔ وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو گیا تھا؟ اسے یہاں چھوڑ کر رات کو آنے کا کہتے یوں گیا کہ آج اسے دوسرا دن ہو گیا تھا، اور شاید اب آیا بھی تو لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ رومی کا دل بھر آیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اسے نکاح کر کے پچھتا رہا ہے، یہ اس نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا تو اس کا غصہ نکال رہا تھا۔ کچھ دیر وہ ایسی سوچوں میں گم رہی، پھر آہستہ سے بیڈ سے اتری، دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر بال سیٹ کرتی، چہرہ صاف کر کے روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ لاؤنج میں آ کر وہ ہادی کو دیکھنے لگی، جس کا کوٹ ایک صوفے پر اور وہ خود دوسرے پر دراز تھا۔ رومی نے غور کیا تو اسے احساس ہوا اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو یہاں سے نکلتے وقت پہنے تھے۔ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، لب باہم پیوست تھے۔ رومیسا کا دل دھڑک اٹھا اس کی حالت پر۔ کیسے ایک باپ اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ اسے اپنے بیٹے پر رحم بھی نہیں آ رہا، حالانکہ وہ کتنا ان کا خیال رکھتا تھا۔ اسے مزید نفرت محسوس ہوئی فواد صاحب سے۔ اس کا دل کیا اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا منہ ہی نوچ لیتی۔ ہادی صوفے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جس کا نرم روئی جیسا پرسکون لمس محسوس کرتے ہادی نے اپنی سرخ آنکھیں کھولی۔ ناراض ہو؟ اپنے بالوں پر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔
रोमैसा का टूट कर गिरता आंसू हादी ने अपनी उंगली की पोर पर थाम कर इसे अपने लबों से लगा लिया, कसम से। बहुत प्यास लगी थी, मुस्कुराकर वो उठ बैठा। रूमी के नाराज ना होने पर इसमें जैसे नए सिरे से तवानाई आ गई थी। वो इसका हाथ थाम कर अपने साथ सोफे पर बिठा चुका था। क्या किया दो दिनों में? इसका सर सीने से लगाते इसके माथे पर लब रखते हुए पूछा। कुछ नहीं। रूमी ने नफ़ी में सर हिलाया तो हादी ने इसकी भारी आवाज़ महसूस करते इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया। रोइयो हार्ट बीट। वो परेशान हो गया। इसकी आंखें साफ की जो छलकने को बेताब थीं। तो फिर क्या करूं? रोती हुई इसके सीने में मुंह छुपा गई और हादी बेबसी से गहरा सांस भरता इसे अपने हिसार में भींच कर इसके पुश्त सहलाने लगा। आप अकेला करके चले गए थे मुझे। आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें यूँ अकेला नहीं करना चाहता था। मुझे एहसास है तुम्हारी फीलिंग्स का, पर मैं मजबूर हूँ। सिर्फ कुछ दिन की बात है। टेंडर अब बहराम मलिक के हवाले करेंगे तो बस ख़त्म समझो सारी तकलीफ़ें। वो इसके बाल संवारता मोहब्बत से बोल रहा था और सों सों करती रुमैसा सर हिला गई। खाना बनाया? उठ खड़ा हुआ फ्रेश होने के लिए। जी। वो मुस्कुराई। आज पहली बार हादी इसके हाथ का खाना खाएगा। वो क्या कहेगा? इसकी तारीफ़ करेगा या नापसंद? वो बहुत एक्साइटेड थी। आप फ्रेश हो जाएं, तब तक मैं खाना लगाती हूँ, मोहब्बत से बोली। हादी मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया और रुमैसा मुंह बनाकर खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। कुछ देर बाद वो इसके सामने खड़ा था। हादी चेयर खिसका कर बैठा तो रुमैसा लरसती पलकों समेत इसके पास आ गई और इसके प्लेट में खाना निकालने लगी। वो इसे खाना देकर जाने लगी तो हादी ने एकदम इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रुमैसा इस अचानक उफ्ताद पर लहराती इसके ऊपर गिरी। इसकी धड़कनें धक धक कर रही थीं। खौफ से सांसें बेतरतीब थीं। हार्ट बीट। बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की हो तुम। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी हादी। मुझे लगा मैं मर गई आज। पानी से भरी आंखों से देखती मासूमियत से बोली। खबरदार रूमी, आइंदा ऐसी फजूल बकवास की तो। खबरदार रूमी, अगर आइंदा ऐसी फजूल बकवास की तो। वो चीख पड़ा इस पर और इसे अपने सीने में किसी मासूम बच्चे की तरह छुपा लिया। सॉरी। धड़कते दिल के मुकाम पर अपने नाजुक लब रखती बुड़बुड़ाई और हादी इसका लम्स महसूस करता गहरा सांस भर कर रह गया। और साथ खाना खाते हैं, निवाला बनाकर इसके मुंह की तरफ करता हुआ बोला। रूमी ने मुंह बसोरा। यही अब आप आराम से बिठाकर भी खिला सकते थे, डराने की क्या ज़रूरत थी? शिकवा करते इसने निवाला लेने के लिए मुंह खोला और हादी ने बड़ी चाहत से निवाला इसके मुंह में डाला। यार, मैं तो बस तुम्हें करीब करना चाहता था। ये गलत बात तुमने खुद कही। वो खुद भी खा रहा था और इसे भी खिला रहा था। रुमैसा ने बहराम मलिक को सुबह ही कॉल की थी जो दूसरी कॉल पर अटेंड कर ले गई। इसने कोई सवाल इससे नहीं किया था कि इसने क्यों हादी से निकाह किया, जबकि तुम जानती हो इसकी असलियत। वो कुछ नहीं बोला। अब बस कुछ दिन, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी अगर तुम्हारे शौहर की मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची होगी तो। रुमैसा का दिल धड़कना भूल गया ये सब सुनकर। मतलब अब शतरंज का खेल इख्तिताम पजीर होने वाला था। जीत किसकी होगी और हार किसका मुकद्दर ठहरेगी, इन सोचों में इसे चैन ना आया पूरा दिन। फिर ये सोच कर रिलैक्स हो गई कि अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, अभी वो जी सकती है। अगर हार मिली तो रुमैसा नहीं जी सकेगी और ना ही मज़ीद बैरी दुनिया में रहेगा, ना किसी हानिया खान के लबों से इसका नाम निकलेगा। खाना तो बहुत टेस्टी है यार। अपनी प्लेट में मज़ीद सालन और रोटी लेता हुआ बोला और इसके मुंह की तरफ निवाला किया। नहीं, मेरा अब खाने का मूड नहीं, बहुत हो गया। रुमैसा मुँह उसके सीने की तरफ कर गई और हादी सर हिलाता खुद खाने लगा। जब वह हर एक निवाले के बाद कोई खूबसूरत लफ्ज़ मुँह से निकालता तो वो खुश हो जाती। इसने खाना खाकर नैपकिन से हाथ साफ करते चेयर की पोंछ से सर टिकाया तो रोमी ने इसे परेशानी से देखा। क्या हुआ, बहुत खा लिया क्या? इसने फिक्रमंदी से इसके पेट को देखते हुए पूछा तो हादी हंस पड़ा। नहीं यार, दिल कर रहा है और खाऊं, पर अब पेट में जगह नहीं। बस इसी बेबसी की कैफियत में हूँ, बेचारगी से बोला। रुमैसा ने हंसते इसके शाने पर हाथ मारा। कसम से बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती हो। दिल करता है खाता ही जाऊँ, खाता ही जाऊँ और खाता ही जाऊँ। वो शौक़ी से बोला। बस बस खाते ही जाएंगे तो पेट फुल हो जाएगा। बीच में टोक कर बोली तो हादी हंस पड़ा। चेयर खिसका कर उठा तो वो नीचे उतरी। बर्तन समेटने में हादी इसकी हेल्प करने लगा। रोमी कहती रही कि जाएं, आराम करें आप। बर्तन धोकर और किचन की सफाई करके वो बाहर निकली और लाउंज में आकर सोचने लगी कि रूम में जाए या नहीं। हार्ट बीट। वो इसी कश्मकश में थी कि हादी की आवाज़ आई रूम से। वो इसे पुकार रहा था, जिस पर रुमैसा मुस्कुरा दिया और कदम इसकी तरफ बढ़ाए। जी। रूम में आकर इसे लेटे देखकर इसके पास बेड पर दूसरी तरफ बैठी। बस जी जान, और क्या चाहिए? कुशन सीने में भींचे आंखें मूंद कर बोला। सुबह फिर से चले जाएंगे?
हादी ने बेबसी से इसे देखा। सिर्फ कुछ दिन। इसके माथे पर लब रखते गहरा सांस भर कर आंखों पर बाजू रख गया। रुमैसा सर हिलाती रहेगी। कुछ दिनों बाद का सोचती इसकी सांसें अटक रही थी। वहीं वो सुकून का सांस भरकर सो रहा था। मेरी रूह क्यों तड़प रही है या अल्लाह। वो होटल रूम की खिड़की में आसमान को देखता हुआ बोला। दिल जैसे सिसक रहा था। कोई अपना तकलीफ में था, पर कौन था इसका अपना। पैसों का खेल था, कांच के रिश्ते, मैडम। इसकी आंखें लहू रंग होने लगीं। इसने मुट्ठियां भींच ली। वो इससे अलग रहना चाहता था, दूर होना चाहता था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो क्यों तकलीफ़ में होगी। इसके पास क्या कमी। रिश्ते थे, अपने थे, पैसा, खुशी, ज़िद, नखरा। इसके पास किस चीज़ की कमी थी। वो क्यों तकलीफ़ में होगी। लब भींच कर इसने हाथ का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा। ये शायद मेरे अंदर का गम और तड़प है, वरना इसे क्या तकलीफ़ हो सकती है। जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर इसने सिगरेट सुलगाया और गहरा कश लिया। चलता हुआ रूम में रखी रॉकिंग चेयर पर बैठा। फसीले शब से कोई अब पुकारता है तो क्या, मिला ना एक भी उस दिन तलाश जब थी मुझे। फ़ज़ा में सिगरेट के धुएं ने गम के बादल बनाने शुरू कर दिए थे। वो इससे सबसे लापरवाह चेयर पर झूल रहा था। चमन में मौजूद इस हसीन दिन में भी वो होटल के रूम में अंधेरा किए बैठा था। इसका दिल कर रहा था भी क्लाइंट से रब्ता करे और इनसे माल की कीमत वसूल करके चला जाए, पर इसे अभी 8 घंटों का इंतज़ार करना था। जब माल चेकिंग से वापस आएगा फिर पेमेंट होगी। ये काफ़ी मुश्किल मरहला था। इस दौरान इसे जान का भी ख़तरा हो सकता था, क्योंकि इस बार माल किसी आम लोगों तक नहीं पहुंचाया गया था। वो अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर कम्बोज और इस अंधेरी दुनिया पर राज करने वाले कुमैल हाशमी के पास माल की डिलीवरी लेकर आया था, और इनके ही एक होटल में वो इस वक्त मौजूद था। वो निडर, बेखौफ इन दहशत गर्दों के बीच अकेला था। इसकी नज़रें बार बार सामने रखे मोबाइल पे जा रही थी। दिल कर रहा था अभी मोबाइल उठाकर इस दुश्मन जहाँ की आवाज़ तो सुन ले, ताकि बेसुकून दिल को करार आ जाए। इसने पहचानने से इनकार कर दिया तो क्यों कॉल की औकात भूल गए, या बॉडीगार्ड नहीं पर्सनल गार्ड हो। इसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों की अमाजगा बना हुआ था। हानिया। अब सिर्फ यही रास्ता था कि वो इसका नाम लेकर दिल को सुकून दे, और सुकून मिल भी रहा था। इसकी शिद्दत, तिश्नगी को करार मिला, जैसे तपते सहरा में किसी ने बादल का साया दिखा दिया हो, या बंजर हलक में पानी की बूंदें उड़ेल दी हो। एक अलग सी प्यास थी रूह में जो इसके नाम से ही बुझ रही थी। हानिया खान। वो फिर इसे पुकारने लगा। रिश्ते ज़ख्मों पर जैसे किसी ने मरहम लगा दिया। वो मुस्कुरा दिया। फिर भी मैं तुम्हें ना बता पाऊँ तो क्या पाऊँ, तुम बताओ। वो ख़ुद कलामी करता पास रखी एस्ट्रे में सिगरेट का टुकड़ा मसल कर दूसरा सुलगाने लगा। सिगरेट लबों में दबाकर गहरे कश भरता धुआं तारीक फ़ज़ा के स्पोर्ट कर रहा था। धुएं के मरगोलों में वो पुरस्कार सी मुस्कुराहट के साथ इसमें नमूदार होता भीगा चेहरा देखने लगा। बिलाशुबा वो इसकी नकचड़ी मैडम थी, पर वो रो क्यों रही थी। ये सवाल मन को बेचैन कर गया। फिर से याद आ रहा हूँ। दूसरी दफ़ा मुंह से धुआं छोड़ते वो इसमें ख्यालों की शहजादी को देखते पूछने लगा, जो मासूमियत से सर इकरार में हिलाती आंसू बरसाने लगी। तड़प रही हो ना, मुझे भी ऐसे ज़ख्म मिले थे। वो ज़ख्मी से कहकहा लगाता ना माखे मौन क्या। इसमें हिम्मत नहीं बची थी मज़ीद इसे सिसकते देखने की। रो मत, मैं आ जाऊँगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ मैडम। अब तो मौत से खेल कर तुम्हारी जितनी हैसियत बना रहा हूँ। अब रो नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के ख्वाब देखो, जहाँ तुम्हें तुम्हारा बॉडीगार्ड हर खुशी देगा, दुनिया से छीन कर भी देना पड़ी तो भी। इसके लफ्ज़ों में जुनून पैदा हुआ, और वो जुनूनियत से कहता कोई जुनूनी इंसान लग रहा था, ना कि अपनी मैडम का बॉडीगार्ड। अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड। सुबह जब वो उठी तो सब कुछ याद आने पर गुस्से से दरवाज़ा खोलती उनके सर पर सवार हुई। हारिस साहब ने काफ़ी नागवार नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। वो सख्ती से बोले। हानिया की आंखें डुबडुबा गईं। आपने भी कल ही मेरा हादी से रिश्ता ख़त्म किया था, और आज फिर ये। क्या आपने वो इनकार इसलिए किया था कि आपको मालूम था ये रिश्ता आने वाला है, इसीलिए पहले मेरे दिमाग से इसे ख़त्म करने की कोशिश की डैड। अजियत भरे लहजे में पूछने लगी। कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा रिश्ता किस्मत वालों की दर खटखटाता है, और तुम खुश नसीब हो कि बहराम मलिक ने ख़ुद तुम्हारा नाम लिया है। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते खुशी से कहा। हानिया हैरत से देखने लगी। तो मतलब इस घटिया इंसान ने सच ही कर दिखाया अपना कहा। सोचती इसकी आंखों से आंसू फिसल कर गिरे, जिन्हें हारिस साहब देखते हुए लब भींच गए। मैं इसे पसंद नहीं करती। मुझे इसकी दौलत, इसके स्टैंडर्ड, इसके स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ुद को मजबूत बनाती दो टोक लहजे में चीखी। क्यों? वजह? वो दहाड़े।
आखिर एक दिन तो तुम्हें शादी करनी है ना। अब मैं तुम्हारे फ़र्ज से आज़ाद होना चाहता हूँ। तुम्हें क्या मसला है उस बहराम से? मसला है डैड, मसला ही मसला है मुझे इस इंसान से। मैं कतई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती लाइफ पार्टनर के तौर पे। जैसे हादी को लाइक नहीं करती थी वैसे इसे भी नहीं करती। मैं इस इंसान से शदीद नफ़रत करती हूँ। आई हेट हिम। वो मुठिया भींचे अंगारे चबाती बोली। तो फिर किसे पसंद करती हो? अपना कोट फेंक कर इसके सामने खड़े हुए। हानिया उनके तेवरों से कुछ खौफजदा होती खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरने लगी। पर इस इंसान का होने से बेहतर मौत थी। behzad नज़रें उनके बोर्ड पर टिकाए कपकपाती आवाज़ में बोली। हारिस साहब ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ दबाईं। मर गया है वो, क्यों नहीं समझती? सालों पहले मरा था और मरे हुए कभी वापस नहीं आते हानिया। इसकी हमेशा वाली तकरार पर हारिस साहब ज़ेद छोते इसके सर पर दहाड़े, जिस पर हानिया की आंखों से आंसू निकल कर ज़मीन पर गिरा और इसे इन आंसुओं में एक मुस्कुराता चेहरा नज़र आने लगा। behzad बॉडीगार्ड कहकर आंखें मीच गई। नाजुक से बदन पर लर्जा तारी था। हारिस साहब साकित से इसके लरसते बदन, गिरते आंसू और झुके सर को देखने लगे। उनके कान साएं साएं कर रहे थे, सर पर जैसे सातों आसमान टूट पड़े हों। हानिया ने मुकम्मल सकूत देखकर भीगी खमदार पलकों की बाढ़ उठाए अपने बाप को देखा। उसकी धड़कनें बंद सी हो गईं अपने बाप को इस शौक में खुद को तख्ता पाकर। किसे? उन्होंने अपनी समातों का धोखा समझते एक बार फिर पूछा। हानिया उनकी सरसराती आवाज़ पर सहम गई। बॉडीगार्ड से, मेरा मतलब behzad को। इसने रोते हुए अपनी दोनों हाथों की उंगलियां आपस में मरोड़ दी। वो करता है? कुछ लम्हों के बाद चुपते लहजे में पूछा। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं डैड। वो गला तर करती आंसू साफ करने लगी। अपने बाप को बिल्कुल खामोश देखकर इसे लग रहा था मौत सामने आ गई हो। चटाख चटाख, बेशरम, बेहया, दिखा दी ना अपनी औकात। हारिस साहब के हाथ बुलंद होने के साथ ही उनकी दहाड़ गूंजी। हानिया चीखती हुई मुंह के बल नीचे गिरी। आप कुछ भी कर लें, मैं सिर्फ behzad से शादी करूंगी और किसी से नहीं, किसी से भी नहीं। आप नहीं जानते इस इंसान को। ये वही है डैड जो रात को मेरे रूम में आया था। मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरा वहम था, असल में यही बहराम मलिक ही आया था और अभी आता है मेरे रूम में। इसने मुझे धमकाकर साइन लिए, मुझसे कहा कि मुझसे शादी करेगा। ट्रस्ट मी डैड, बहुत कमीना है वो। कोई गेम खेल रहा है आप सबके साथ। वो चीखती हुई लबों से निकले खून को साफ करती रोती हुई गिड़गिड़ाई। हारिस साहब नफ़रत से इसे देख रहे थे। बंद करो अपनी बकवास। कभी कहती हो निकाह किया गया, कभी कहती हो कोई आया था, कभी कहती हो वहम है, कोई नहीं था, बुरा ख्वाब था। तो कभी कहती हो बहराम मलिक था। पागल समझाए मुझे? पहले हादी से शादी रुकवाने के लिए बहाना बनाए, अब फिर बहराम मलिक पे इल्ज़ाम, और ख़ुद इस 2 टके के नौकर से इश्क लड़ा रही हो। शर्म नहीं अपने बाप के पीठ पीछे ऐसा करते? पागल होते चिल्ला रहे थे और वो इसके सिसकते बदन को भून कर रख देते कि इसी पल अब्दुल्ला घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ और अपने सर के बेबी से इस तरह के बर्ताव पर हैरान रह गया। अब भी हानिया फटे लबों से अब्दुल्ला को देखती इसकी तरफ आई। वो जैसे तड़प गए इस मासूम की हालत पर। बेबी, उन्होंने आगे बढ़ना चाहा। हारिस साहब ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। निकाह की तैयारियां करो, शाम को इसका निकाह बहराम मलिक के साथ। वो इस पर खूनखार नज़रें डालते कुछ भी सुने बगैर वहाँ से निकल गए। अब भी मैं नहीं करूँगी इससे निकाह। मैं behzad से प्यार करती हूँ। अब भी मुझे इसके पास ले चलें, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। रोती इसके पाँव में गिर गई। अब्दुल्ला की नज़रें सुर्ख पड़ गईं। वो आंखें फेर गया। वो यहाँ होता तो मैं इसे खींच कर ले आता। सर के काम से गया मुल्क से बाहर। अब तो आपकी दुआएं ही इसे मौत से बचा सकती हैं। वो कहकर रुका नहीं। हानिया को मिट्टी का बुत बनाकर छोड़ गया और वो खामोशी से बंद होते दरवाजे को देखती रही। दरवाजे को तकते फिर कुछ ना सोचते इसने ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठा दिए। या अल्लाह, इस बार नहीं। या अल्लाह, मुझसे मेरा behzad मत छीने, मैं जी नहीं सकूँगी इसके बगैर। वो रोती हुई चीखती दरवाज़ा पीटती ही रह गई। पर हारिस साहब के सख्त हदायत पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसके लिए दरवाज़ा खोलने की। रोती behzad को पुकारती दरवाजे पर सर मारने लगी। हारिस साहब इस नमक हराम का सोचते कुड़ रहे थे। जिस थाली में खाया इसी में छेद किया हराम खोर। मेरे यकीन एतमाद का जनाजा निकाल दिया। अब देखो हारिस खान तुम्हारे साथ करता क्या है। मोबाइल पर नंबर डायल करते उन्होंने सोचा। बार बार डायल करने के बाद भी कॉल ना उठाने पर वो गुस्सा होते लब भींच गए। दरवाजे पर धड़ धड़ हाथ मारती डैड के सदाएं लगाती अपनी बेटी की आवाज़ सुनने लगे। सर, क्या फवाद चौहान को बुलाना है? लाउंज में टहलते हारिस साहब से अब्दुल्ला ने पूछा। नहीं, किसी को भी नहीं। ये निकाह सिर्फ 2 घरों के लोगों के बीच होगा, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। अब्दुल्ला खामोशी से सर हिला गया।
کچھ دیر بعد گہرا سانس بھرتے انہوں نے موبائل نکالا اور ظفر صاحب کو کال ملائی، جو 2-3 بیلز کے بعد اٹینڈ کر لی گئی۔ ملک صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج شام کو آپ لوگ خاموشی سے آ کر نکاح کر جائیں۔ باقی کی رسمیں دنیا دکھاوا ہم بعد میں کریں گے جب الیکشن سر سے ٹل جائیں گے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے 2 ٹوک بات کی۔ دوسری طرف سپیکر پر کال سنتے مسز شمیم ملک صاحب پریشان سے ہو گئے۔ خیریت خان صاحب، کوئی مسئلہ یا پریشانی تو شیئر کریں، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، پر یوں اچانک سے نکاح؟ ابھی تو ہمارا بیٹا راضی ہوا ہے، اچانک سے نکاح پر کیسے راضی ہوگا؟ ظفر صاحب نے مسز شمیم کے حیرت بھرے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، جو ہے وہ میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں نکاح شام میں آ کر تو آئیں، ورنہ میرے پاس 2 اور پرپوزل ہیں۔ وہ چڑ کر بولے۔ دروازہ پیٹتی روتی بیٹی کو غصے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ ایک ملازم سے عشق کرے گی، سوچتی ان کی رگوں کا خون کھول اٹھا۔ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے بیٹی نہ ہو گئی کوئی ڈیل ہو گئی، ایک کے نہیں تو دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ ظفر صاحب کافی کوفت سے موبائل کو دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، آپ نکاح کی تیاری کریں۔ بہرام ملک نے ظفر صاحب کے ہاتھ سے موبائل لے کر کہا۔ وہ دونوں اسے دیکھتے رہے۔ دوسری طرف بہرام کی روب دار آواز سنتے ہی وہ پرسکون سے ہو گئے۔ یہاں میں نے سب تیاریاں کر دی ہیں، آپ سب صرف نکاح کے لیے آئیں۔ بہرام کی ہم کے جواب میں وہ خوشی سے کہتے کال منقطع کر گئے۔ یہ کیا کر دیا، پھر کیا فائدہ اس سارے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کس بات کی توقع رکھ رہے ہیں؟ مام، آپ اپنی بہو کے لیے جو کچھ بھیجنا ہے بھیج دیں اور شام کی تیاریاں کریں۔ وہ اپنا حکم سناتا برف سے تاثرات کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے کریم مسکراتا کوٹ اور بریف کیس لے کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسز شمیم نے اس کے جاتے ظفر صاحب کی جانب رخ کیا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا نہ صرف شادی کے لیے راضی ہو گیا بلکہ اتنی بڑی مشکل جہاں مجھے لگتا تھا نکاح سے انکار کر دے گا، پر اس نے ہاں کر دی۔ آپ کے لیے تو خوشی کی بات ہونی چاہیے، ظفر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسز شمیم کچھ دیر انہیں دیکھتی رہیں، پھر مسکرا دیں۔ یہ تو ٹھیک کہا، پھر اچھا ہی ہے، کسی قسم کی روک ٹوک کے بغیر شادی ہو جائے، پھر جلدی رخصتی بھی کریں گے، بلکہ دھوم دھام سے کریں گے۔ خوشی سے کہتی ساڑی کا پلو سنبھال کر اٹھی، اپنے خاندانی زیورات سرخ بھاری اور روسی جوڑا جو ان کا خاندانی تھا نکال کر بھیج دیا۔ تمام سامان بھجوا کر وہ خود اپنی تیاریاں کرتی رہیں، جس پر ظفر صاحب کی بیچ میں ہی روک ٹوک چلتی رہی کہ عمر کا ہی خیال کر لیں، کیوں اپنے بیچارے شوہر پر تشدد کی انتہا کرتی ہیں۔ شمیم ملک کہا لگاتی ان کی دہائی کو اگنور کر جاتی تھیں۔ ویلیو مرڈر میں ایک گھمبیر دلکش سرگوشی اس کے کان میں گونجی۔ وہ سسک کر رہ گئی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ سر پر ٹکا ڈیپ ریڈ دوپٹہ، ماتھے پر ماتھا پٹی، چھوٹی سی ناک میں نتلی، لمبی سی خمدار پلکوں کو سنوار کر اور گھنا کر کے سبز آنکھوں کو سنوارا گیا تھا۔ آنکھوں کی سرخی نے ان سبز نین کٹوروں کو اور بھی قاتل بنا دیا تھا۔ بھاری جڑاؤ زیورات سے لدی وہ ڈیپ ریڈ عروسی جوڑے میں معصوم سی شہزادی لگ رہی تھی۔ ٹھوڑی پر موجود 3 نقطوں کو مزید سیاہ کر کے اس کے قاتل حسن میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس نے ہمیشہ اس کی پرتپش نظریں اپنی ٹھوڑی اور ناک پر محسوس کی تھیں، جو ہمیشہ اس کی نظروں سے سرخ ہو جاتی تھیں۔ یہ سب میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے اسے اس کی حیثیت بتائی، اس پر حق جتایا، اسے سنہری خواب دکھائے، اور پھر جب وہ جھکا مجھے اپنا مانا، اپنی حیثیت بھلائی مجھے سانسوں میں بسایا۔ میں نے کیا کیا؟ اس حیثیت کو پھر سے ہماری بیچ لا کھڑا کیا۔ میں ہمیشہ اپنی کرتی آئی ہوں، اسے نیچا دکھایا، اس پر ہمیشہ اس کی اوقات واضح کی، اسے کسی کا نہیں ہونے دیا۔ آج خود گری ہوں منہ کے بل، میرا غرور خاک ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، میں برباد ہو گئی، کچھ نہیں بچا، ہانیہ خان نہیں بچی۔ ایک بار پھر اسٹرا وہ پہلے ہوا کے جھونکے کی طرح آیا، مجھے اپنا بنایا، پھر چلا گیا۔ اس بار آیا، مجھے احساس دلایا، میں نے ٹھکرا دیا۔ میں اسی لائق ہوں، اسی کے لائق ہے ہانیہ خان۔ میرا دل کرتا ہے ابھی جاؤں اور تانیہ کے پاؤں پکڑ کر کہوں کہ جاؤ، میرے بعد اسے سمیٹ لینا، میں کچھ نہیں کہوں گی، صرف اسے بکھرنے مت دینا، اسے سب بھلا دینا کہ کوئی ہانیہ خان تھی تمہاری میڈم۔ وہ رنگیلی کے ہاتھوں پر سر ٹکائے سسک رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور وہ خاموش سی سن رہی تھی۔ بس کر دو، میرا دل پھٹ جائے گا بیبی، میں نہیں برداشت کر سکتی تمہاری یہ حالت۔ رنگیلی نے آنکھیں صاف کرتے اس کا سر سہلایا۔ کچھ دیر پہلے تو اسے اچانک سیلون سے عبداللہ لینے آیا تھا اور وہ ہانیہ کے بلانے پر بھاگی آئی، پر یہاں جو اس کا حال دیکھا تو خود بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ آپ نے دیکھا نا میرے ساتھ اسے رنگیلی، کتنا معصوم تھا وہ، مجھے کس طرح ہنساتا تھا، مجھ پر غصہ کرتا، مجھ پر ناراضگی جتاتا جیسے میں میڈم نہیں وہ میرا باس ہو۔ مجھ سے کہا بال بڑے رکھو، پیاری لگو گی، اس نے کہا شلوار قمیض پہن لوں، دوپٹہ لوں، میں نے وہ سب کیا، پھر سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ روتی ٹیبل پہ سر ٹکا گئی۔
हाँ देखा था बेबी, इसे भी, और इसकी आंखों में तुम्हारा जनून भी। वो इसका चेहरा टिश्यू से साफ करती हुई बोली। जनून को सुनते ही वो डर गई और रंगीली को देखने लगी। इससे पहले कि कुछ कहती कमरे के करीब कदमों की चाप सुनाई थी। यकीनन ये इसके बाप के कदमों की चाप थी। इसका हलक खुश्क हो गया। साकित सी सीधी होकर बैठ गई। अगर तुमने अब ज़रा सी भी आवाज़ मुँह से निकाल ली या इस नमक हराम का नाम भी लिया तो अपने बाप का मरा मुँह देखोगी। मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी हानिया खान, तुम होगी। पर याद रखना, सिर्फ मैं नहीं मरूंगा, इस हराम खोर के टुकड़े भी करके जाऊंगा। कानों में कुछ देर पहले का उंडेला शीशा याद आया। बेजान सी होकर रह गई। हारिस साहब अंदर दाखिल हुए और अपनी बेटी को खामोशी से तैयार होते देखकर मुस्कुराए। शाबाश मेरी शहजादी, यही होती है अच्छी औलाद जो बाप के लिए सब कुछ वारते। वो इसके सर पर बोसा देते खुश हो रहे थे। इसके खामोश हो जाने पर काफ़ी खुश थे कि इनकी एक धमकी इसके सारे पर काट गई। कुछ देर में निकाह शुरू होने वाला है, ख़ुद को इसके लिए तैयार कर लो दिमागी तौर पर। बस वो सब पहुंचने वाले हैं। हारिस साहब इसे मोहब्बत से कहते चले गए और वो उनकी पुश्त तकती रह गई। फिर इसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा अपनी मौत का, जब एक ममता भरे वजूद ने इसे सीने में छुपाया। वो ना चाहते हुए भी इनके साथ लगती रो पड़ी। मिसेस शमीम मलिक और ज़फ़र साहब इसे रोते देखते मोहब्बत से चुप करवाने लगे। रंगीली से ये सब देखा नहीं गया तो खामोशी से इसे खुशियों की दुआएं देती वहाँ से निकल गई। दोनों के बीच सुर्ख जालीदार पर्दा हाइल था। एक तरफ वो सर झुकाए बैठी थी, दूसरी तरफ ब्लैक 3-पीस सूट में गहरी नीली आंखों में फतहमंदी के रंग समाये इसके झुके सर को देखते मगरूर शहजादा बग़ैर उसके साथ खेले ही बाजी जीते फतह का झंडा लहरा गया था। कबूल है। इसके मुंह से निकलते अल्फाज हानिया के सीने में खंजर की तरह गड़ गए। लबों पर दांत जमाए मुट्ठियां भींचे खामोश बैठी थी। ज़फ़र मलिक, हारिस खान, आईजी सरफराज, जुनेजो, करीम और अब्दुल्ला की मौजूदगी में इसने मुस्कुराते पेपर्स पर साइन किए, बल्कि अपनी मलकियत हासिल कर ली। हारिस साहब की आंखें नम हो गईं और वो खुशी से मिसेस मलिक के हिसार में बैठी हानिया को देखने लगे, जिसका नाजुक बदन हौले हौले लरज़ रहा था। हानिया खान वल्द हारिस खान, आपका निकाह बहज़ाद मलिक वल्द ज़फ़र मलिक के साथ बाइवज़ एक बॉडीगार्ड बहराम की ज़िंदगी और 50 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब निकाह पढ़ाते सबसे नज़रें चुराने लगे, जैसे उनकी गलती हो ये सब लिखवाने में। बॉडीगार्ड और बहराम की ज़िंदगी हक महर में कहते वो ख़ुद सटपटा रहे थे। यहाँ इस मगरूर शहज़ादे का हुक्म था। बहराम, ज़फ़र साहब ने कहा दबाया। वहीं मिसेस शमीम मलिक हैरान सी इसे देखने लगी। हारिस साहब परेशान थे, कौन सा गार्ड देने वाला है हक महर में? और ये तो बहराम है, बहज़ाद कहाँ से हो गया? बहराम, बहज़ाद, वो कंफ्यूज हुए। दो नामों का एक वजूद। वो बुड़बुड़ाए और शौक की हालत में बहराम को देखने लगे।